नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश गौतम। और आज मैं ये गमछा लेके बैठा हूँ। जानते इस ये जो पट्टा सा है ना, इसको गमछा बोलते हैं हमारे बिहार में। क्यों बोलते हैं गमछा इसको और क्यों मैं इस गमछा को लेके बैठा हूँ, ये पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल क्या किया कि रेपो रेट बढ़ा दिया। अब क्या होता है रेपो रेट, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। ये बढ़ाया क्यों गया और इसके बढ़ाने से मार्केट में क्या इफेक्ट होना है, तो ये सारी डिस्कस हम लोग अभी इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को हर एक लोग देखिए, चाहे आप अकाउंट्स में नौकरी करते हैं, फाइनेंस में नौकरी कर रहे हैं, मस्ट है देखना। सीए हैं, जरूर देखिए। बैंक में है, जरूर देखिए। बैंक के खास करके जो लोन सेक्शन में है, लोन सेक्शन वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोन का सैंक्शन करते हैं उनके लिए समझ लीजिएगा क्लियर से। जो नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो पता ही होगा। स्टूडेंट्स जरूर देखिए, खास करके एसएससी वगैरह वालों के लिए भी ये पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है ना, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा एनालिसिस हम करेंगे, बड़ी वीडियो होगी। आप देखिए स्क्रीन पे, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, प्रेस रिलीज, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कल का है, जिसमें आपको मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2022-23, जो कि 2 मई और 4 मई को मीटिंग चली थी, 4 मई को फाइनल बताया गया है। इसी को मैंने पीपीटी में कॉपी करके ले गया ताकि आपको मैं थोड़ा सही से समझा सकूं। तो आइए पीपीटी पे हम चलते हैं। ये देखिए, आरबीआई ने इंक्रीज किया रेपो रेट और इससे बाजार यानी मार्केट में क्या असर पड़ेगा, ये चीज को समझिए। सबसे पहले समझिए कि जो रेपो रेट है क्या, इसको हम जानते हैं। देखिए, ये डिसीजन लिया गया, ये स्क्रीन पे जो आप ये लाइन देख रहे हैं ना, वर्ड लिखा हुआ, ये सेंटेंस लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, इसको आपको समझना है मेन रूप से। जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिसीजन किया गया, जो इन्फ्लेशन, सबसे पहली बात समझिए इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। हिंदी में इन्फ्लेशन को मुद्रास्फीति बोलते हैं। और मुद्रास्फीति को आप अगर लोकल भाषा में कहें तो मान के चलिए महंगाई बढ़ना। तो जो इन्फ्लेशन होता है, इसको कैलकुलेट किया जाता है, उसका लिए एक इंडेक्स होता है। वो उस इंडेक्स का नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कहते हैं सीपीआई। सीपीआई के थ्रू इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके लिए, सीपीआई के लिए, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके लिए एक बैंड बना है। और उस बैंड को, जो अपना ये इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, उसको 4% पे रखना है। ये 4%। अब यहां देखिए, इन्फ्लेशन ऑफ 4% विद इन अ बैंड ऑफ +-2% वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ। अब आप, ये भी एक टेक्निकल वर्ड है, इसको समझ लीजिए। आप पेपर वगैरह में लिखे हुए देखे होंगे कि 4% विद इन अ बैंड ऑफ +-2, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, हम ये बताते हैं। 4% आपको बैंड रखना है मुद्रास्फीति का, यानी कि इन्फ्लेशन का। लेकिन ये इन्फ्लेशन +-2%, यानी 4 से 6% भी हो सकता है। टॉलरेंस, ये अपर टॉलरेंस जो होगा वो हो सकता है 6% तक। और जो लोअर टॉलरेंस होगा वो -2%, यानी 4 की जगह पे 2% भी हो गया। तो मोटा मोटी समझिए कि 2% से लेके 6% तक अगर मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, तो आपको चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी अगर 2 से 4% तक मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, तो वो तो मजे की बात है। लेकिन अगर 4 से 6% हो जा रही है, तो थोड़ा सा आपको स्थिति को देखना पड़ेगा कि हो सकता है कहीं ना कहीं स्थिति में गड़बड़ी है, महंगाई बढ़ रही है।
तो हमें जो इस महंगाई को कंट्रोल करना पड़ता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये इन्फ्लेशन का जो रेपो रेट है उसको बढ़ाया या घटाया जाता है। अब अगर आप देखिए क्या होता है कि अगर ये 4% तो रखा गया है बेट, लेकिन ±2%, यानी 6% हो गया तो भी कंट्रोल में, नियंत्रण में है गवर्नमेंट के पास या आरबीआई के पास। 2% से 4% के बीच है तो वो तो मतलब मस्ती की बात है। अब हुआ क्या कि पिछले 3 महीना में आप अगर देखोगे तो जनवरी में जो इन्फ्लेशन का रेट था वो था 6.01%, फरवरी में आके हो गया 6.07%, और मार्च का दोस्त 6.95%। यानी कि देखो कि ये एक तरह से 7% हो गया। इतना ही नहीं, जो अप्रैल 2022, ये मैं 2022 का डेटा आपको बता रहा हूँ, 2022 का अप्रैल 2022 का जो आरबीआई का मानना है कि अप्रैल 2022 का जो इन्फ्लेशन जाएगा आपको वो 7% तक जा सकता है। और ये जो 6.95% आप देख रहे हो ना, ये पिछले 17 महीने का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है। अब ये इन्फ्लेशन मैंने आपको क्या बताया, 2% से 6%, 2% टू 6%, यानी 2% से 6% तक है, तब तो ठीक है। लेकिन 2 से 6 तक ठीक मानो, 2 से 4 तक बेस्ट हुआ, और 4 से 6 अगर हो के बीच इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति रहता है, तो आपको सोचना पड़ेगा, ताक झांक करना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए तो इस 3 महीने में जनवरी, फरवरी और मार्च में इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है। और जो मार्च का इन्फ्लेशन है 6.95%, ये वाला, ये तो पिछले 17 महीना को रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अब जब 3 3 महीने तक कंटिन्यू इन्फ्लेशन 6 से ऊपर हो जाए तो ये बहुत ही विचारणीय हो जाता है। तो मार्केट में जो मनी फ्लो है, जो मार्केट में पैसा है, इसको एब्जॉर्ब करना पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आरबीआई ने, कि इसके लिए एक पॉलिसी बनाया है, और वो है रेपो रेट। रेपो रेट के थ्रू ये इसको कंट्रोल करते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि ये रेपो रेट है क्या। ध्यान से समझिएगा कि जो रेपो रेट क्या है, मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ। एक एक पॉइंट नोट भी करते जाइएगा, खास करके एग्जाम वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अदरवाइज उतना नहीं है, बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो दिक्कत होगा, रट्टा मत मारिएगा, समझिएगा कंसेप्ट को। यहाँ जो रेपो रेट होता है, ये क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है, देखिए बैंक जो है, चाहे कोई भी बैंक है आपके इंडिया में, चाहे वो यस बैंक है, चाहे स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी है, पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है, इन सब के पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनके पास पैसा कहाँ से आता है। इनके पास दो ही पैसा आने का सोर्स है। पहला, हम और आप सेविंग में, एफडी में जमा करते हैं, उससे पैसा को ये लोग लोन पे दे देते हैं, उससे कमाते हैं। दूसरा, इनके पास ये क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उठाते हैं, और हमें आपको जो सीसी वगैरह का सैंक्शन होता है, लोन होता है आपका, उन सबको ये दे देते हैं। अब रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों को लोन देता है। बैंक लोन लेकर के आम आदमी को लोन देता है, तो जो बैंक जो लोन लेता है वो आरबीआई से लेता है। तो वहां पे जो रेपो रेट रेपो रेट जो होता है, वो अभी तक जो था मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो था 4%। जो अभी तक का रेपो रेट था वो था यहाँ पे 4%, इसको देखते हुए। लेकिन अब इसको उन्होंने क्या कर दिया, 0.4% बढ़ा दिया। 0.4% का मतलब क्या हो गया, अब जो रेपो रेट हो गया वो हो गया 4.4%। ध्यान से समझना है आपको कि अब जो रेपो रेट हो गया वो कितना हो गया, 4.4%।
आज के डेट का जो रेपो रेट हो गया वो हो गया आपको 4.4%। यानी 40 पैसा बढ़ गया। अब आप ये चीज समझिए कि 1% इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट होता है, तो यानी कि 40 बेसिस पॉइंट इक्वल टू हो जाता है 0.4%। यानी कि जो आरबीआई है वो बैंक को महंगा लोन दिया, जब महंगा दिया तो अब क्या होना है आपके पास कि आपका ईएमआई जो है वो बढ़ जाएगा, लोन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ना, अब देखो क्या होगा कि लोन का रेट बढ़ते ही बैंक वालों के साथ और कस्टमर के साथ दिक्कत, इसीलिए मैं इस कंसेप्ट को कर रहा हूँ समझने के लिए कि ताकि आप बैंक वाले से जब बात करें तो हेल्दी डिस्कशन कर सकें, रेपो को आप समझ के चलें, ये नहीं कि वहाँ हवा में आप तीर मारिए, वो आपको समझा रहा है और बेवकूफ की तरफ आप बात करिए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया भी हूँ। तो बैंकर अब आपको कल से मतलब उम्मीद मानिए इस क्वार्टर से तो शुरू हो जाएगा, या तो मंथ एंड करे या क्वार्टर करे, लेकिन आरबीआई ने तो विद इफेक्ट फ्रॉम इमीडिएट कर दिया उसने। तो यहाँ पे अब जब बैंक को पैसा महंगा होना लगेगा तो आपको महंगा होगा। अब जब महंगा लोन हो जाएगा तो क्या होता है, इससे पैसा मार्केट में कम हो जाएगा और उससे पैसा पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब इसका असेसमेंट किया गया, जब इसका असेसमेंट किया गया ना दोस्त, तो दो चीज देखा गया, ग्लोबल इकोनॉमी और डोमेस्टिक इकोनॉमी। क्योंकि जो जिस जगह पे सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो यहाँ से जो कंट्रोलिंग का पावर है, ये जो 4% पर रखा जाता है, वहां से मैक्सिमम मिनिमम आप +2% या -2% आप टॉलरेंस लेवल लेते हो। तो इन सारी चीजों का जो खेल है, जो असेसमेंट करना पड़ेगा क्यों बढ़ाया गया 40 पैसा, उस 40 पैसा को समझिए। ग्लोबल इकोनॉमी का अगर देखते हैं रीजन, तो आप अभी देख ही रहे हैं कि भारत के साथ मुसीबत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के साथ ये मुसीबत क्या है कि अभी यूक्रेन और रसिया की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई होती है तो उस पे आपको डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। तो इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ जो है, उसने रिवाइज डाउन कर दिया फोरकास्ट, और वो कहता है कि जो आईएमएफ कह रहा है कि ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ जो रहेगा वो 2022 में वो 3.6% रहेगा। तो इसके साथ साथ दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी कहा कि ये जो आपको है ये 3% तक 2022 में जो वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ रहेगा वो 3% तक जाएगा। तो ये तो ग्लोबल इकोनॉमी था, ग्लोबल रीजन था जो कि पूरे विश्व में सबके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी हम देखते हैं दोस्त, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिविटी जो था वो अब एस्टेब्लिश्ड कर गया है मार्च अप्रैल के डाउनफॉल के साथ। और कोविड-19 की जो तीसरी लहर है उसमें कुछ ढील भी दिया गया है। तो इसमें देखा क्या गया है कि अर्बन डिमांड अपियर्स टू हैव मेंटेन एक्सपेंशन। अर्बन, देखिए दो चीजें अपने इंडिया में अपने पास क्या है, दो चीजें हैं। एक क्या होता है हमारे पास, अपने पास एक अर्बन एरिया होता है, एक रूरल एरिया होता है। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र और रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र। जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ का जो मेंटेन कॉस्ट जो है, एक्सपेंस है, वहाँ पे ज्यादा डिमांड है रूरल एरिया के अपेक्षा, रूरल में वहाँ कम है। उसके बाद आप देखोगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी जो है सो भारत में बढ़ा है।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस 4 पॉइंट में, वो तीसरा पॉइंट है जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट जो है। हम कहते हैं कि बहुत हम मतलब ज्यादा किए हैं हमने, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स में हमने अच्छा परचम लहराया है। तो अगर परचम लहराने की बात करें तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में डबल डिजिट में एक्सपेंशन जो है वो आपको अप्रैल महीना में हो गया है। और नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स में भी जो है सो ग्रो किया है। तो ये सारी चीजें जब ग्रो करती हैं तो निश्चित ही मार्केट में फंड आ जाती हैं। अब इसके साथ क्या होता है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी में सरप्लस हुआ है। बैंक का जो क्रेडिट का है, अगर ईयर ऑफ ईयर अगर आप देखोगे तो 11.1% अब 22 अप्रैल 2022 को था। और इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, हालांकि डिक्लाइन होने के बाद भी मार्केट में अच्छी पकड़ रही है, ग्रो ही रहा है डिक्लाइन के बाद भी। तो मार्केट में आपके पास पैसा आ जा गया है, तो उस पैसा को रोकना पड़ेगा। और इससे कि जैसे कि अभी मैं आपको बताया था कि मार्च 2022 में सीपीआई इन्फ्लेशन जो है आपको 7% जा रहा है। समझिएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेशन जो है 7%। फरवरी का वही हाल है। फूड इन्फ्लेशन में आप देखिएगा तो ये भी 7.5%, 7.5% जा चुका है। कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखते हो तो ये भी बढ़ करके 6.4% पे जा चुका है। और ये ऊपर का जो था, ये आपको जो 7% की बात मैं कर रहा हूँ, ये आपको पॉलिटिकल, ये रसिया उसिया का जो लड़ाई झगड़ा है उसके लिए आपको चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है सो ध्यान लाता है गवर्नमेंट को आपको रेपो रेट को बढ़ाने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आज से 2 साल पहले 22 मई 2020 को सेंट्रल बैंक ने इसको रिवाइज किया था रेपो रेट को, और 2 साल के बाद आज फिर से रिवाइज करने की जरूरत पड़ गई। अब जो ये मीटिंग किया गया, यहाँ पे ये स्लाइड को ध्यान से समझिएगा। आज जो रेपो रेट में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएएफ जो है वो 40 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट्स का मतलब आपका हो गया, जो आज 4 था वो 4 से 40 पैसा ज्यादा हो गया, तो 4.40% हो गया इमीडिएट इफेक्ट पे। अब इसका इफेक्ट अगर देखोगे तो रेपो रेट का एक रिवर्स रेपो रेट, चलो रिवर्स रेपो रेट मेरे मुंह से निकल गया तो इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो ये देख रहे हो ना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ रेट, ये एसडीएफ रेट जो था वो पहले हुआ करता था रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता था कि जो इसमें आरबीआई जब पैसा लेता था इनसे, बैंक वालों से, तो सिक्योरिटी देना होता था। अब जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में, एसडीएफ में वैसा चीज नहीं है। तो सबसे पहले समझिएगा मेरी बात, रेपो रेट आज के डेट में 4.4% हो चुका है। एसडीएफ का रेट जो है वो 4.15 हो चुका है। रेपो रेट 4.40%, एसडीएफ का 4.15%, और एमएसएफ जो है, तो एमएसएफ जो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और बैंक का जो रेट होता है वो बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा इक्वल रेट में रहेगा। तो एमएसएफ और बैंक रेट, या बैंक रेट और एमएसएफ जो है वो रहेगा 4.65%। क्लियर? एक बार और मैं दोहराता हूं, इसको समझ लीजिए और ध्यान रखिएगा। रेपो रेट 4.4%, एसडीएफ रेट 4.15%, एमएसएफ रेट 4.65%, बैंक रेट 4.65%। और ये ध्यान रखना है, एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा बराबर रहता है। एक बार फिर से कहता हूँ, रेपो रेट 4.40%, एसडीएफ रेट 4.15%, और एमएसएफ रेट
4.65% और बैंक रेट 4.65%। एमएसएफ और बैंक रेट दोनों रेट हमेशा बराबर रहता है। अब इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट मई 2021 में क्या किया, सीआरआर ले आया, कैश रिजर्व रेशियो, वो कर दिया गया अभी 4.5%, यानी कि 4.5% प्रतिशत बोले तो 4.5% कर दिया है, जिससे मार्केट से मनी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो एमपीसी होती है, एमपीसी में इस काउंसिल में जो मेंबर्स होते हैं, इसमें 6 मेंबर होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एमपीसी में कितने मेंबर होते हैं? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, एमपीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये जो एमपीसी आप देख रहे हैं, एमपीसी का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसमें 6 मेंबर होते हैं टोटल। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 6 में से 3 जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। तो अब यहाँ देखिए, डॉक्टर शशांक जो है वो आरबीआई के गवर्नर हैं, ये तो रहेंगे ही। जो डॉक्टर आसिमा गोयल हैं वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। और डॉक्टर राजीव रंजन जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। राजीव रंजन, जो डॉक्टर राजीव रंजन है, इनका न्यू एंट्री हुआ है, ये पहले नहीं थे। बाकी ये 3 जो है, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, डॉक्टर मैचेल डेवराता पात्रा और श्री शक्तिकांता दास, ये 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेंबर होते हैं इस कमेटी के। तो इन सबों के सपोर्ट से रेपो रेट को, इन सभी के, इन 6 लोगों के मत से, मीटिंग से, और सारी चीजें होती होंगी, लेकिन ये 6 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, इस कमेटी के मेंबर हैं। और ये 6 मेंबर के फाइनल डिसीजन से रेपो रेट को 40 पैसा बढ़ा दिया गया। यानी कि आज के डेट में जो रेपो रेट आप बैंक का रेपो रेट है, आरबीआई का रेपो रेट, वो 4.40% हो गया। 4.40% होने का मतलब हो गया कि अगर आपका लोन बैंक से, अगर अब देखिए 4.40, पहले 4% था, तो बैंक अगर 4% पे लेता है आरबीआई से, तो उसके लिए वहां पे बैंक को 4% लेने में कितनी दिक्कतें हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? बैंक अगर 4% लेता था, तो अभी आपको कोई बैंक आपके मतलब आपके बैलेंस शीट को देख के कोई आपको 7% पे लोन दे रहा है, कोई 8% पे, कोई 9% पे भी दे रहा है आपको लोन, सीसी लिमिट या और भी लिमिट जो है। जब वो 4% पे लेता था, तो अपना भी तो कॉस्टिंग उस पर जोड़ेगा ना, अपना भी एक्सपेंस जोड़ेगा वो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर 4.40% पे वो ले ही रहा है, खुद ही ले रहा है 4.4% पे, उसके बाद वो उसका अपना कॉस्टिंग, तो उससे अब आपका जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगा। अब आपका लोन, जो लोन अगर मान लीजिए, अभी मुझे लगता है कि लगभग 1 सप्ताह 10 दिन तो बैंक कोई भी लोन सैंक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि अब वो भी तो कैलकुलेट करेगा। और इसके साथ क्या होता है, बैंक वालों को 2-3 महीना पहले ये चीज पता चल जाता है कि रेपो रेट में, अब छोटे लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको नहीं पता चलता होगा, अदरवाइज जो मेन मेन होते हैं बड़े डेजिग्नेशन पे, उनको पता होता है कि रेपो रेट बढ़ने वाला है। तो बैंक की जो टीम होती है, लीगल टीम्स होती है, वो आपको क्या करता है, मतलब आप देख रहे होंगे 5-5 पैसा, 10-10 पैसा रेट को वो बढ़ाना शुरू कर देता है। वो निगोशिएशन नहीं करता है कम में, इसका यही रीजन है। तो अब 5-10 दिन तो अभी कोई भी बैंक लोन सैंक्शन करेगा ही नहीं। इसीलिए नहीं करेगा कि अब वो अपना कॉस्टिंग निकालेगा, फिर अपना मार्जिन वगैरह रख करके आपको देगा, आपका ईएमआई बढ़ सकता है। दूसरी बात, इसका एक बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है, वो इसलिए, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको ये समझ लीजिए। इसका बेनिफिट आपको ये मिल सकता है, जो एफडी है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट जो आम लोग करते हैं, हो सकता है एफडी पे 20 से 30 पैसे का आपका रेट अच्छा दे दे बैंक, ये हो सकता है।
अदरवाइज अब आप रेडी हो जाइए, खर्च कम करना, पैसे को बचाना सीखिए। देखिए, जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित ही हम हमारे ही लाइन से होंगे जुड़े हुए, अकाउंट्स, कॉमर्स, फाइनेंस से जुड़े हुए। तो पैसा का ना, मनी बिगेट्स मनी, पैसा ही पैसा रहता है। पैसा बचाइए, नाजायज खर्चा। आप देखते हैं एक आदमी पूरी लंबी कार खरीद लेता है, उस कार में अकेले जाता है, बाकी 4 लोगों की सीट खाली रहती है। इन सब चीजों से बचिए, नाजायज पैसे। प्रॉपर्टी खरीदिए, लैंड खरीदिए, जिसका वैल्यू बढ़ेगा। कार खरीदिएगा तो कार का वैल्यू ऐसे थोड़े ना होना, ऐसे ही होना है। तो कार का जो वैल्यू है वो बढ़ना नहीं है। प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो उसका बढ़ना है। तो नाजायज खर्च पे थोड़ा सा हाथ रोकिए। अभी देखो ना, भिंडी, भिंडी जो है, लेडीज फिंगर, लेडी फिंगर कहते हैं ना भिंडी को अंग्रेजी, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो उसका, वो भी 80 रुपये किलो से कम का नहीं है। 20 रुपये पाव मिलता है। शाम को ऑफिस से आते से मैं देखता हूँ। तो ये ध्यान रखें। तो अब मतलब आपको पैसा का बचत करना है, गवर्नमेंट ये कर रही है। नहीं तो सिचुएशन श्रीलंका वाली ना हो जाए। गवर्नमेंट अपना व्यवस्था कर रही है, यानी कि सिचुएशन खराब है। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट जब अलर्ट हो रही है, आरबीआई अलर्ट हो रहा है, तो आप लोग भी, हम लोगों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं ये पट्टा गमछा लेके क्यों बैठा था। तो चलिए, मैं इस वीडियो को दोस्त यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें 8448610923 पे व्हाट्सएप करें। और अगर ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो मैं आपका एक वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज टाइम मिलते ही रिप्लाई भी कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।